जेटेट का विज्ञापन निकल चुका है और जेटेट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल जेसीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए आज जो नोट्स तैयार किया गया है, आज उस नोट्स में आपको इतिहास का नोट है और पहला इसमें जो है आपको 6 क्लास के जो जेसीईआरटी बुक है उससे आपको ऐसे नोट्स बनाया गया है और काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है आपके परीक्षा को ख्याल में रखते हुए। तो आज हम एक संक्षिप्त नहीं बल्कि एक विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको पहला जो है पृथ्वी का जन्म आपको लगभग 4.54 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और इसके बाद इस दुनिया में सबसे पहले जो आया आपको हरित सवाल आया। पृथ्वी पर मानव का उद्भव आपको जो 3.5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। और सबसे पहले जो यहाँ पर ज्ञानी मानव आया वह होमो सेपियंस के रूप में आया, जो लगभग आपको 3.4 लाख वर्ष पूर्व आया था। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पहला चैप्टर आपका है भारत में सर्वप्रथम कौन लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत में लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी तट पर रहना प्रारंभ किया। हम भारत के इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर रहना सीखा या भोजन के निरंतर जंगली कंदमूल का संग्रह करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर किरथर पहाड़ी, यहाँ पर गिरधर हो गया किरथर होगा, पहाड़ी के आसपास 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ था। कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। अब यहाँ पर है, यहाँ पर भेड़ बकरी बैल पशु सब यहाँ पालन होता था। पूर्व में आपको ऐसे गारो और मध्य में विंध्य पर्वत में सबसे पहले चावल का खेती हुआ है। भारत की जब बात करते हैं तो आपको पूर्व में यहाँ पर है गारो खासी जो पहाड़ी है, और जो आपको संभवतः यहाँ से मेघालय में ही होगा। गारो खासी जयंतियाँ वहाँ पर आदिम जनजाति भी हैं और आदिम माने अनुसूचित जाति के लोग हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ वहाँ पर है कि वो उस नाम से पहाड़ी भी है, जनजाति भी है। तो चलिए वहाँ से आपको यहाँ से चावल का खेती प्रारंभ हुआ था। मध्य में जब आते हैं तो विंध्य पर्वत में आपको ऐसे यहाँ इसका ऐसे शुरुआत हुआ था। गंगा तथा सोन नदी दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था, ये सबको पता है। अब देखिए देश का नाम कैसे हुआ, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, इसका वीडियो हम पहले बनाए थे, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जो नाम हम जानते हैं वह इंडस से निकला है। इंडस को हिंदी में संस्कृत कहते हैं। और इसी ईरानी और ईरानी जब आया तो सिंधु का ऐसे ही लोग हिंदोस या इंडोस कहकर पुकारते थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भारत का प्रयोग जो हुआ, सिंधु नदी के उत्तरी पश्चिमी समूह के लोग अपने क्षेत्र को भारत कहकर पुकारते थे। मतलब इस तरह से सिंधु नदी के जो इस क्षेत्र था, सिंधु नदी के इधर से इंडिया था, यहाँ पर ऐसे भारत कहा जाता था। तो चलिए इस तरह से भारत का नामकरण हुआ है। और देखिए अरब और तुर्कों ने क्या कहा, अरब ने भारत को क्या कहा, ये लोग बोला हिंदुस्तान बोला, ठीक है। तब से हिंदुस्तान नाम हुआ। अंग्रेज लोग जब आए तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान बोलने में कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि लोग का अंग्रेजी थोड़ा सा ये संस्कृत से मैच करता है, तो वो लोग ऐसे इंडिया बोला, क्योंकि पहले भी इंडस कहा गया है, तो इंडस से ही इंडिया बना यहाँ पर। और सारा दस्तावेज में वो लोग ऐसे इंडिया ही का ही प्रयोग किया। अब चलिए आगे। अब यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी से ही संबंधित है आपको कि झारखंड का भी इसमें है। ऐतरेय ब्राह्मण आपको के अनुसार जो है झारखंड को पूर्ण प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण के अनुसार पुरंड कहा गया है और विष्णु पुराण के अनुसार मुंड कहा गया है। भागवत पुराण को किर प्रदेश कहा गया है, मतलब पक्षियों का राज कहा गया है। महाभारत में इसको दिग्विजय पूर्व पुंडरीकर पशुभूमि कहा गया है। इस तरह से झारखंड से संबंधित है। और झारखंड शब्द का उत्पत्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड शब्द का उत्पत्ति आपको मध्यकाल में आपको 16वीं शताब्दी में किया गया है। ये मध्य भारत के इतिहास में खास करके ये जो है मुगलों के शासनकाल में झारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। और पहले झारखंड का जो उपयोग झारखंड का जंगल का होता था, यहाँ से पशु के लिए होता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर सजा भी मिलती थी लोगों को, या बहुत सारे चोर डकैत को है तो झारखंड के जंगलों में खदेड़ कर भगाया जाता था। अब चलते हैं यहाँ पर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, सबको पता होगा। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो एशिया से बिल्कुल अलग करता है। देखिए यहाँ पर यही कारण है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन देश है? एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसके अलावा है विश्व पटल पर भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से अब चीन को पछाड़ते हुए पहला देश बन गया है। भारतीय इतिहास का स्रोत
ये सब स्रोत है भारत के इतिहास का। और यहाँ पर देखिए कि प्राचीन काल में पुस्तक जो लिखा जाता ताड़ के पत्ते से लिखे जाते थे, ताड़ के पत्ते पर लिखे जाते थे, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। और वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र उन्हीं के द्वारा किया गया है। और कश्मीरी कवि कलहन रजरंगरी लिखे हैं, जो गैर धार्मिक पुस्तक है। तो इस तरह से है जो इतिहास का स्रोत का प्राचीन स्रोत है, साहित्य स्रोत है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में आप यहाँ जाइए तो यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब देखिए जो 5वीं शताब्दी के आसपास हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक से ही वैसे इतिहास का जानकारी बहुत सा मिलता है, इसीलिए उनको ऐसे इतिहास का पिता कहा जाता है। जो ईसा पूर्व भारत और फारस के बीच जो है व्यापारिक संबंध का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आगे प्राचीन स्मारक जैसे इमारतें, मंदिर, मूर्तियां, ये सभी आपका इतिहास का स्रोत है। अब देखिए क्या और है यहाँ पर, अब उत्कीर्ण लेखक के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण अभिलेख किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को लिखा जाता है ऊपर उठा करके या उसको खोद करके लिखा जाता है, वो भी एपिग्राफी है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा में मुद्रा में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जानते हैं। हड़प्पा इतिहास में रखा गया है देश के पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के। क्या है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पिछले बार जेटेट में आया भी था। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाया था। अब पाली तथा संस्कृत भाषा में प्राचीन भाषा को माना जाता है। यहाँ पर है, शॉर्ट किया गया है, किताब कहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको रेड और जरूर जान जाइएगा आप। अशोक के उत्कीर्ण लेखों को सबसे प्राचीन माना जाता है, जो ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक लिपि में लिखी गई है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, अशोक का पढ़ा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कोई नहीं पढ़ पाया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास में रखा जाता है। सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता है, नियोमिस्मेटिक अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, अंग्रेजी में है। अब आगे देखिए प्राचीन काल में झारखंड। तो झारखंड जो है यहाँ पर देखिए कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्या था, घनघोर जंगल से घिरा हुआ था, जहाँ पर गुप्त और गोंड शासक को छोड़कर कोई अन्य शासक यहाँ पर अधिक दिन तक शासन नहीं कर पाया है। गोंड और गुप्त शासन। हजारीबाग जिला में इसको से समस्त शिलाखंड के प्रागैतिहासिक मानव से बनाई गई चित्रकारी प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है, हजारीबाग से। देखिए सबसे पहला वहाँ पर हथियार मिला है। कई स्थान पर कुल्हाड़ी, फलक, वेदनी, खुरचनी, वेदक, दक्षिणी इत्यादि प्राप्त हुआ है। चलो नागपुर में सबसे पुरानी जनजाति असुर को माना जाता है। अगर झारखंड की बात करें तो सबसे पुरानी जनजाति कौन है, असुर है। उस समय कुछ ईंट भी पाई गई है, जो आपको उस समय की ईंट का जो लंबाई होती थी वो क्या 17 इंच और चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच होती थी। रांची के जटियर 1917 के आधार पर मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजाति में सबसे प्राचीन असुर को माना गया है। असुर के मुंडा भी आया है, उरांव भी है यहाँ पर। अब देखिए आगे, तो इस तरह से ही पहला चैप्टर था। तो पहला चैप्टर आज का इतना ही रहेगा, तब तक फिर अगला चैप्टर हम मिलेंगे। धन्यवाद।